नमस्कार दोस्तों, मैं रेन कुमार आर्या यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी कहलगांव में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले भी मैंने एक प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य से एक वीडियो आपके बीच रखा था। उम्मीद है कि उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में हम खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक मौर्य वंश के हुए, बिंदुसारा, अशोक, इन दोनों का मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक के जीवन में परिवर्तन हुए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में हम आज यह भी देखेंगे कि अशोक ने अभिलेखों का निर्माण कराया और उन अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण थे और उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम आज के वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार पीछे से मौर्य वंश के इतिहास का विवरण प्रस्तुत कर दूं। बहुत संक्षिप्त में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठाने में चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य जिसका नाम है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के जो शासक थे वह धनानंद उस वक्त काफ़ी अत्याचारी और निरंकुश शासक थे, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की सत्ता हासिल करने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ जो उसका युद्ध हुआ था, यह महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के जो क्षेत्र सिकंदर जीत के गए थे, जिस पर कि उस वक्त सेल्यूकस निकेटर का आधिपत्य था, वह सभी चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिया और उन्होंने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने दरबार के मुख्य मेगास्थानीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। 298 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम सांस ली थी और उसके बाद उस वंश के अगले शासक बिंदुसार हुए थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ और यह 273 ईस्वी पूर्व तक शासक बने रहे। कई विद्वानों ने उसे बिंदुसार को अमित्रघात, जिसका अभिप्राय होता है शत्रु विनाशक, कहा है और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना गया है। इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह तक्षशिला में विद्रोह। यह वही तक्षशिला है जो कभी सेल्यूकस निकेटर के अधीन था और 305 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। इस विद्रोह को वहाँ पर बार बार विद्रोह हो रहे थे, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने प्रथम पुत्र सुसीम को भेजा था, लेकिन वह इस विद्रोह को दबाने में असफल रहे थे। बाद में इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में कामयाबी हासिल की थी और इसके बाद से ही अशोक के प्रशासनिक क्षमता पर विश्वास किया जाने लगा था और उसे भविष्य का शासक कहा जाने लगा था। ये महत्वपूर्ण घटना थी बिंदुसार के शासक काल में। बिंदुसार के शासनकाल में यूनान के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नाम के एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंटियोकस जो यूनान के शासक थे, उन्होंने डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। इस डायमेकस को ही मेगास्थानीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। बिंदुसार ने यूनान के शासक एंटियोकस से सूखे अंजीर
मंदिरा और एक राजदूत की मांग की थी। ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं कि एंटियोकस ने बिंदुसार की 2 मांगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने राजदूत की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तिब्बती यात्री तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो ये प्रमुख बातें बिंदुसार के शासनकाल की थी। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रश्न होगा आपसे कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? तो सिंहसेन के नाम से जाना गया है। आपसे प्रश्न होगा कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो प्रथम सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से दार्शनिक, कौन से राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे? तो डायमेकस याद रखना होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 273 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार का भारत में शासन चला। इसके बाद बिंदुसार के बाद भारत में सम्राट अशोक का शासनकाल शुरू हुआ। तो सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। हालांकि उत्तराधिकारी बनने से पूर्व, सत्ता हासिल करने से पूर्व अशोक को संघर्ष करना पड़ा था। ऐसी एक गाथा एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में वर्णित है। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा मत नहीं है, उनका ऐसा मानना नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की सत्ता को हासिल किया था। तो हम देखेंगे कि अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है, जबकि हम देखते हैं बिंदुसारा 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे। तो अर्थात यहाँ पर 4 वर्षों का एक गैप दिखता है। अर्थात ये 4 वर्षों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ होगा, ऐसा बौद्ध ग्रंथ का मानना है। अब हम अशोक के नामों की बात करते हैं। तो अशोक के कई नाम मिलते हैं। अशोक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी सिहली ग्रंथों से और उनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम पुराणों को अगर देखेंगे तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो अशोकवर्धन के नाम से जाना गया है। दूसरा, मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश से और गुर्जर अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, उस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो गुर्जर एवं मास्की अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अशोक के कुछ अभिलेखों में अशोक को देव नाम फिर भी कहा गया है, उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यवंश है जिसमें अशोक को उज्जैनी करमोली भी कहा गया है। राज्याभिषेक के समय अशोक ने जो लघु अभिलेख की रचना की थी, उस अभिलेख में उन्होंने अपने आप को अशोक की शाक्य कहा है। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। अब आगे हम देखेंगे अशोक की माता का नाम। तो अशोक की माता का नाम शुभांद्रगी है और यह भी एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, जिसका कई बार अभी तक में जिक्र हो चुका है, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि अशोक की माता का नाम क्या है। तो अशोक की माता का नाम शुभांद्रगी, जो दिव्यावदान नामक एक पुस्तक से मिलती है। कल्हन की राजतरंगिणी, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उसके कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वह उनके शासक बनने के 8 वर्षों के बाद, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की एक से सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसके अशोक ने एक कलिंग, वर्तमान समय में जो उड़ीसा राज्य है, उस पर आक्रमण किया था। इसके वर्णन हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग राजा खारवेल द्वारा रचित की गई थी, हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलता है। और अशोक के 13वें शिलालेख में भी
कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद इस युद्ध में 1.5 लाख लोग लगभग मारे गए थे और लाखों लोग बंदी बना लिए गए थे। इस भारी रक्तपात को जब युद्ध भूमि में अशोक ने देखा, हजारों लोगों को रोते बिलखते देखा, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और इस हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध ना करने का संकल्प लिया और उन्होंने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति का अनुसरण किया। वर्तमान उड़ीसा पे अर्थात उस समय के कलिंग पर आक्रमण करने के कई कारण इतिहासकारों ने गिनाए हैं। कुछ का है कि अशोक अपनी विस्तारवादी नीति के कारण ऐसा किया। कुछ का कहना है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य की रचना है उसमें कहा गया है कि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तो हो सकता है इसके लिए भी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन इस घटना पर उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने खुद को भेरी घोष की जगह धम घोष की ओर लेके चले गए। इसके बाद उन्होंने उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। युद्ध न करने की शपथ ली और उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म का अर्थ होता है कि चरित्र निर्माण के लिए, अच्छा चरित्र बनाने के लिए जो नियम बनाए गए थे, नियमों पर चलना ही धम्म कहलाता था और अशोक ने इसी नीति का अनुसरण किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मैं इस पर विशेष जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस घटना के बाद ही अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख का निर्माण करवाया, स्तंभ लेख और गुहा लेख का निर्माण करवाया। अशोक इतिहास के प्रथम शासक थे जिन्होंने शिलालेख की परंपरा को शुरू किया था। अशोक के शिलालेख को मुख्य रूप से अपनी बातों को, अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने, उसे संबोधित करने, धार्मिक संदेश देने तथा अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण है। शिलालेख अभी तक अशोक के 40 के लगभग शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इन शिलालेख से ही अशोक के शासन काल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों की खोज, जब भारत में अंग्रेज आए तो कई जगह अभिलेख दिखे गए और इनको खोजने का काम एक अंग्रेज इतिहासकार पॉवेट्री फेनथेलर थे जिन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज की। लेकिन उसकी लिपि ऐसी थी जिसे पढ़ पाना तत्काल उसके लिए संभव नहीं हो पाया। काफ़ी वर्षों के बाद जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसकी लिपि वर्तमान के देवनागरिक या फिर रोमन लिपि की जैसी नहीं थी। अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं वह ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं, तो ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और अरमाइक है। हम जब एक महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि अफगानिस्तान, वर्तमान के अफगानिस्तान कंधार से मिले हैं, जब हम उसको पाते हैं तो वहाँ ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में उस वक्त सेल्यूकस निकेटर और उसके पहले सिकंदर जो एक यूनानी आक्रमणकारी था उसका प्रभाव रहा था। इसलिए यह जो एक अभिलेख है यह द्विभाषीय है। इसमें 2 लिपि का प्रयोग किया गया है, ग्रीक लिपि भी है और अरमाइक लिपि है। इसका नाम है सार ए कुना, जो कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान देश में अवस्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह खरोष्टी लिपि में लिखी हुई मिलती है। शेष अन्य जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अभी तक उसकी भाषा, उसकी जो लिपि है वह ब्राह्मणी है।
तो ये प्रमुख लिपियां थी जिसका अशोकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग कराया था, और इस अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने संदेशों को, अपने संबोधन को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अशोक ने जो तीर्थ यात्राएं की थी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अशोक ने गया की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, सांची की, सारनाथ की, इन सभी यात्राओं का भी विवरण उसके स्तंभ लेखों से प्राप्त होता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों से मिले शिलालेखों से हमें उसके साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। जैसे कुछ उसके अभिलेख हमें अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुए हैं, कुछ बंगाल से प्राप्त हुए हैं, कोई दक्षिण के कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से देखा जाता है तो अशोक के अभिलेख विभिन्न जगह से प्राप्त होने से अब प्रमाण मिलते हैं कि मगध साम्राज्य का विस्तार काफ़ी दूर तक, काफ़ी अधिक तक फैला हुआ था, काफ़ी अधिक स्थानों तक फैला हुआ था। यह महत्वपूर्ण है, अशोक के शासनकाल की घटना का महत्वपूर्ण है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो मुख्यतः 3 रूप से हैं, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और एक गुहा लेख। तो हम सबसे पहले शिलालेखों की बात करेंगे। अशोक के जो अभी तक प्राप्त हुए हैं वह शिलालेख 14 अभी तक प्राप्त हुए हैं। यह 14 में से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम शिलालेख में उन्होंने पशु बलि की निंदा की है। अशोक के प्रथम अभिलेख शिलालेख का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने शिलालेखों का भी प्रयोग किया, जनता को संदेश देने के लिए शिलालेख का प्रयोग किया। तो शिलालेख के माध्यम से उन्होंने पशु बलि की निंदा की और इस पर उन्होंने दंड का भी प्रावधान किया था। अशोक का चतुर्थ शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अर्थात युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति की अनुसरण करने की बात कही है। धम्म अर्थात आचार विचार, अच्छे संस्कार, नैतिक ज्ञान इत्यादि की जानकारी देना, उन्होंने धम्म की बात की है। उसका जो पंचम शिलालेख है वह भी महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति धर्म प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किया था। इनकी नियुक्ति कर इन्होंने इसके विभिन्न क्षेत्रों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक से अधिक जगह पर किए जाए। सिंहली अनुसूत्रियों से यह पता चलता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और उसकी राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था और उन्होंने धम्म की नीति का अनुसरण किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो अब हम अशोक के शिलालेख के बाद स्तंभ लेख की ओर आएंगे और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 प्राप्त हुई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इनकी भाषा ब्राह्मणी है। सभी के सभी स्तंभ लेखों की भाषा ब्राह्मणी है। इसमें से पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि कौशाम्बी के निकट अवस्थित था। इसे सम्राट अकबर ने, मुगल वंश के शासक अकबर ने इसे वहां से निकाल कर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। इस स्तंभ लेख पर ही बाद में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने इसी प्रयाग स्तंभ लेख पर जो अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, उसी पर हरिसेन ने बाद में उसी अभिलेख के नीचे प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसी पहले स्तंभ लेख में अशोक की दूसरी पत्नी कारुबाकी का जिक्र मिलता है। कारुबाकी उसकी दूसरी पत्नी थी, इसी कारण से इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप प्राप्त हुआ है, इसी सांची और सारनाथ के स्तूप से भारत का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। जो आप भारत का प्रतीक चिन्ह देखते हैं जिसमें आपको 3 शेर दिखाई देते हैं, कुछ उसका जो
स्तंभ होता था, सारनाथ का जो स्तंभ है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जो मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ बोर्ड पर। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती थी, जिसमें आपको 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। यही भारत का प्रतीक चिन्ह है। आपने रुपये अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग देखा होगा, जो भारत का प्रतीक चिन्ह है। तो वास्तव में इसमें 3 शेर नहीं, 4 शेर हैं। 3 जो दिखाई देते हैं, आप अगर किसी एंगल से, किसी कोण से उसको देखते हैं तो आपको हमेशा 4 शेर दिखाई पड़ेंगे। ये अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से प्राप्त हुआ है। इस अशोक स्तंभ के नीचे कई अन्य जानवरों के भी चित्र उकेरे गए हैं। उसमें से है हॉर्स, एलिफेंट, लोयन और ऑक्स, यानी कि आपको हाथी, घोड़े, हाथी, शेर और यहाँ पे बैल के भी चित्र मिलते हैं। उसी चित्र के नीचे यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है। यह चक्र में 24 नीली तिल्लियाँ हैं। 24 तिल्लियाँ पाई गई है, जो कि आप तिरंगे में आप जो बीच में चक्र देखते हैं, यह चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, जो भारत का प्रतीक चिन्ह है। और यह चक्र, यह नीचे में जो चक्र है, इस चक्र को भारत के तिरंगे झंडे में उपयोग किया गया है। आप देखेंगे भारत का यह प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कि सारनाथ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावे एक स्तंभ लेख टोपरा से और एक मेरठ से प्राप्त हुए हैं, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखे गए हैं, जो कि कहा जाता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी कुछ रामपुरवा, लोरिया, रेराज और नंदरगढ़, ये सभी स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कुछ इस प्रकार से इससे पूछे जा सकते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ अवस्थित है? तो कौशाम्बी रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ लेख की लिपि क्या थी? तो अशोक के स्तंभ की लिपि ब्राह्मणी थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अशोक की दूसरी पत्नी कारुबाकी का जिक्र किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे कौशाम्बी या फिर रानी का अभिलेख कहते हैं। उसी में कारुबाकी का जिक्र मिलता है। अब हम अशोक के गुहा लेखों की बात करेंगे। तो अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख का निर्माण कराया था, और इसका मकसद था कि हम अपने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार इन माध्यम से करा सकें। गुहालेख का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए कराया था। यह पहाड़ की तलछटी में काट कर गुफा के जैसे एक बनाई जाती थी, आकृति बनाई जाती थी, जिसमें कि आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। क्योंकि अशोक को पता था कि अशोक के पिता बिंदुसारा आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए अशोक के हृदय में उस संप्रदाय के लोगों के प्रति भी श्रद्धा थी। ऐसा इसलिए इसी वजह से उन्होंने गया के बराबर के पहाड़ियों में 4 प्रमुख गुहा लेखों का निर्माण कराया था, जिसमें से कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी प्रमुख है। अशोक के एक पौत्र दशरथ थे, जिन्होंने नागार्जुन पहाड़ियों में भी गुहा लेख का निर्माण कराया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखा। और इस वीडियो में मैंने बिंदुसारा, अशोक के शासनकाल में घटने वाली प्रमुख घटनाएं, इसके बाद अशोक के शिलालेख की प्रमुख बातें, स्तंभ लेख की प्रमुख बातें और गुहा लेख, इन सभी चीज़ों को आपके बीच विवरण प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, यह विश्लेषण ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के बाद जो हम अगला वीडियो आपके बीच रखेंगे, वह हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में विवरण आपके बीच रखेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।